अब हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के इस चैप्टर पे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसे हम रोमांटिक इमेजिनेशन भी कह सकते हैं या फिर रोमानेटिसिज्म कह सकते हैं। अब देखिए बेटा, क्या था कि जो देशभक्ति की भावना किसी भी देश में आती है, चाहे वो हमारे अंदर आई हो हमारे आज़ादी के समय पर, या यूरोपियन कंट्रीज़ में आई हो, यहाँ के लोगों में आई हो, ये सिर्फ वॉर से नहीं आती है। देशभक्ति की भावना को अपने अंदर लाने में और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो एक वेपन की तरह काम करती हैं, एक हथियार की तरह काम करती हैं। जैसे कि हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, ये सब भी किसी हथियार से कम नहीं है। जब हम अपने नेशनलिज्म की बात करते हैं, नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आपने लड़ाइयाँ लड़ी और देश को आज़ाद करवा दिया। नेशनलिज्म की भावना कल्चर, लैंग्वेज से भी आती है। तो इसके हम दो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इस आंसर में। फिर वापस मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में देखा है। इसे या तो रोमानेटिसिज्म कहते हैं या फिर इसे रोमांटिक इमेजिनेशन कहते हैं। और इसका मतलब यही है कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो सिर्फ वॉर से नहीं आती है। कल्चर, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ा योगदान देती हैं एक नेशनलिज्म फीलिंग को डेवलप होने में। तो अब हम बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। देखिए, पहला एग्जाम्पल है जर्मनी का। यहाँ एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था जर्मन गॉटफ्राइड हर्डर। ये जर्मन गॉटफ्राइड हर्डर जो थे, ये एक फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बात लिखी थी कि अगर आपको जर्मनी को जानना है तो वो आपको जर्मनी के कॉमन लोगों में देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपको जर्मन कल्चर को जानना है तो आपको वो कल्चर जर्मनी के आम आदमी में देखने को मिलेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि सच्चा भारत आज भी गांव में बसता है। हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं, हमारी दिनचर्या अलग, हमारे खाने पीने के तरीके अलग, हमारी लाइफस्टाइल अलग, लेकिन आज भी गांव में वो सदियों पुरानी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। लोगों का सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, खेतों में काम करने जाना, औरतों का तहजीब से रहना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसी सब चीज़ों से आप ये लाइन भी समझ सकते हैं कि जर्मन गॉटफ्राइड हर्डर जो यहाँ के फिलोसोफर थे, उन्होंने भी ये बात लिखी थी, अगर आपको सच्चा जर्मन कल्चर देखना है तो वो जर्मनी के आम आदमी में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वो हमारी धरोहर है, उससे भी हमको नेशनलिज्म की फीलिंग आती है कि ये हमारा पहनावा है, हमारा देश है। हमारे देश में आज भी औरतें तहजीब में रहती हैं, नज़रें नीची करके रहती हैं, ये हमारे देश की संस्कृति है। तो इसी तरह की बात इन्होंने अपने देश जर्मनी के लिए कही थी। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो यूज़ था वर्नाकुलर लैंग्वेज का, वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है कहीं की भी लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो इन्होंने ये कहा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ भी बहुत ज़रूरी है नेशनलिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, नो मैटर कि वो लोग लिटरेट है कि इलिटरेट है। तो देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आज हमको अगर गांव में अपनी बात पहुंचानी है, कोई नेशनलिज्म का संदेश पहुंचाना है, तो हम हिंदी में जाके बात करेंगे या फिर उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज मारवाड़ी में, या उनके गांव में जो लैंग्वेज चलती है हम उसमें बात करेंगे, जिससे हमारा मैसेज उन तक भी पहुंच सके। तो ये भी, लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा हथियार है नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने का, कि वर्नाकुलर लैंग्वेज बहुत बड़े बड़े काम कर सकती हैं जो शायद तलवारें भी नहीं कर सकती हैं, वेपन्स भी नहीं कर सकते, ये चीज़। उसके बाद आप बात कर सकते हैं हमारे फोक डांसेस। यहाँ जर्मनी के फोक डांसेस लोगों की ताकत बन गए थे, जिसमें एक था पोलनाइजी और एक था मजुरका। ये दो ऐसे, आप ये कह सकते हैं, फोक डांसेस थे
जो लोगों की पहचान थी कि ये हमारी धरोहर है, हम इसे किसी के कहने पे नहीं छोड़ेंगे, तो ये भी लोगों के नेशनलिज्म को ग्रो करने की एक बहुत बड़ी ताकत बनी। यहाँ के फोक डांसेस जो थे पोलोनाइजी एंड मजुरका। उसके अलावा यहाँ एक बंदा था कैरोल कैरोस्पिनकी। ये बंदा क्या करता था, अपने नेशनलिज्म को एंजॉय करने के लिए ओपेरा सुनता था, ओपेरा म्यूज़िक। ओपेरा म्यूज़िक का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आई गेस मोस्ट ऑफ द लोगों ने, आप सब ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी होगी। सो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जब वो एक कॉन्सर्ट में जाते हैं और एक वो लेडी गाती है फुल हाई पिच पर, उसे कहते हैं ओपेरा। तो इस म्यूज़िक को भी इंजॉय किया जा रहा था उस समय जब नेशनलिज्म की बात होती थी, तो लोग इस म्यूज़िक को भी अपनी स्ट्रेंथ बना के इसको इंजॉय किया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ लड़ाई से नहीं, लोकल डांस, लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर, इन सब से भी देश में नेशनलिज्म आया है। तो पहला केस तो हो गया हमारा जर्मनी का। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं जिसमें लैंग्वेज बहुत बड़ा हथियार बन गई थी नेशनलिज्म का। देखिए, एक समय ऐसा आया था कि रशिया को पोलैंड सौंप दिया गया था, मतलब रशियन लोगों ने पोलैंड को कैप्चर कर लिया था। उस समय इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को पूरी तरीके से बैन कर दिया और हर जगह स्कूल, कॉलेजेस, इनके प्रेयर के जो टेम्पल्स वगैरह थे या प्रेयर के जो सेंटर्स थे, उन सब जगहों पर इन्होंने ये कह दिया कि कोई भी पॉलिश लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा। अगर पुजारियों को पूजा पाठ भी करनी है, प्रीच भी करनी है, तो वो भी रशियन लैंग्वेज में करेंगे। इस तरह की बात यहाँ कह दी गई थी। लेकिन लोगों ने इस बात के लिए कह दिया कि हम अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ेंगे। और उस समय आप ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज एक वेपन की तरह आई, एंड दैट टू बी वेपन विच गिव अ ग्रेट स्ट्रेंथ टू द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म।